नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अ, आदिवासियों पर। आदिवासियों का एक मुद्दा बहुत काफ़ी समय से चल रहा है। यहाँ से मतलब एक मानिकगढ़ है। मानिकगढ़ में बिरला जो ग्रुप है उनकी एक फैक्ट्री है, अल्ट्राटेक सीमेंट की। तो वो जो फैक्ट्री बननी थी उस पे वहाँ पे मतलब जो ज़मीन थी वो आदिवासियों की थी। आदिवासियों की ज़मीन जो है गलत तरीके से मतलब हेर-फेर करके मतलब वो बिरला कुमार मंगलम को दी जाती है, ऐसा बताया जाता है, जो सूत्र बताते हैं। और उसके बाद जो आदिवासी हैं उनको ना तो मुआवजा मिलता है और ना किसी प्रकार का उनको लाभ मिलता है, और वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं या भटक रहे हैं। तो इसी मुद्दे इन्हीं सारी चीज़ों को और आदिवासियों की समस्याओं को लेकर लगातार पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र के एक पटवारी जो शासकीय सेवक हैं, लोक सेवक हैं, वो मतलब आदिवासियों की समस्याएँ उठा रहे हैं और जो सारी चीज़ों पे मतलब अड़चनें आ रही हैं उन पे वो गुनाह दाखिल कर रहे हैं। जब इनको पता लगा कि मतलब इतने कलेक्टर आए और सारे कलेक्टर दोषी हैं, तो वो कलेक्टरों पे भी वो किया। वर्तमान कलेक्टर जो विनय गौड़ गौड़ा हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने मतलब एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया। इसके अलावा तहसीलदार, जज की उन्होंने हटा दिया। और अभी बताया जाता है कि करीबन 1 अठारह दर्जन से ऊपर, मतलब डेढ़ दर्जन, मतलब 18 वकील के ऊपर। अभिभाषक, मतलब जो एडवोकेट्स हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने गुना दाखिल कर दिया है। और अभी ये यहाँ पे जो जिला न्यायालय है उसमें केस चल रहा है, और 17 तारीख को इसकी मतलब सुनवाई है। और इस सुनवाई में क्या निर्णय आता है, किसके पक्ष में आता है, ये 17 तारीख को पता चलेगा। तो मेरे साथ सामने बैठे हुए हैं वही पटवारी, वही लोक सेवक, जो आदिवासियों की समस्याएं लेके एक लोक सेवक मतलब होने के बावजूद भी अपनी सरकार के खिलाफ, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के खिलाफ भी मतलब ये गुनाह दाखिल करते रहते हैं। और आज अभिभाषक मतलब जो अपने एडवोकेट्स हैं उनकी भी इन्होंने गुनाह उनके ऊपर दाखिल किया है। क्यों दाखिल किया है? सवाल उठता है क्यों? क्योंकि जो वकील होते हैं वो तो लोगों की मतलब उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। लेकिन आज ऐसा क्या आ गया कि इस सारे वकीलों के खिलाफ इन्होंने मतलब गुनाह दाखिल किया है। आज हम इन्हीं से बात करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे किन-किन लोगों के ऊपर ये गुनाह दाखिल किया है। मेरे साथ में विनोद खोबरागड़े जी हैं, ये शासकीय सेवक हैं। तो खोबरागड़े जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका ट्राइबल टाइम्स में। तो ये अभिभाषकों के ऊपर आपने मतलब गुनाह दाखिल कर दिया है, मतलब 1 दर्जन से ऊपर है। क्या वजह थी? क्योंकि ये तो खुद लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं और आपने इन्हीं के ऊपर गुनाह दाखिल कर दिया। ऐसा क्यों? जय भीम, जय सेवा। मैं विनोद खोबरागड़ी एक जवाबदार व जागरूक नागरिक हूँ, कायदे का विद्यार्थी हूँ, संविधान का अभ्यासक हूँ, एक लोक सेवक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, आरटीआई कार्यकर्ता हूँ और प्रकल्पग्रस्त शेतकरी हूँ। ये रहने के बावजूद मैं पिछले 30 साल से गवर्नमेंट के इसमें सर्विस में रहने के बाद भी ज़्यादा मेरे एरिया में अगर इनलीगल काम चालू रहते हैं तो उनके ऊपर मैं प्रथम महसूल प्रशासन को तकरार देता हूँ, पुलिस प्रशासन को तकरार देता हूँ। ये अगर कार्रवाई नहीं किया तो मैं सीधा कोर्ट में जाता हूँ। कोर्ट में मैं ये राष्ट्रीय संपत्ति बचाना आर्टिकल 51 के अनुसार सब नागरिक का अधिकार और करते हुए, इसलिए मैं कोर्ट में जाके एफिडेविट करके कोर्ट में बताता हूँ। कोर्ट इनके ऊपर गुना दाखिल करने का ऑर्डर करते हैं। जब हमारे चंद्रपुर के बाजू में बल्लार शाह है और दूसरा एक ज्योति तालुका है, वहाँ पे जो आदिवासी की जमीन यानी बिगर आदिवासी को दे नहीं सकते, ऐसे होने के बाद भी वहाँ पे मानीगढ़ सीमेंट कंपनी, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी वो आदिवासी के ऊपर अन्याय अत्याचार करके पिछले 42 साल से उनको न्याय नहीं दे रही, उनको मुआवजा नहीं दिया, उनका रिहेबिलिटेशन नहीं किया, उनका रीसेटलमेंट नहीं किया और उनको 1 रुपया भी नहीं दे के वो उनको डंडे मार के बाहर भगाया और वहाँ अवैध उत्खनन चुनखड़ी का शुरू है। दूसरे हमारे बल्लार शाह में जो आदिवासी की जमीन है, शहर के अंदर जमीन है, उसमें लेआउट डाल के 100 रुपये के स्टैंप पे 8-8, 10-10 लाख रुपए में वो कुछ बिल्डर लोग बेच रहे और इसमें हमारे अधिकारी का पूरा सहभाग है। ये हालांकि ये बेच नहीं सकते, ये जमीन महसूल का नियम 36 के अनुसार परमिशन लेना पड़ता है, गवर्नमेंट की भी परमिशन लेना पड़ता है। ऐसे इनलीगल काम करके जब यहाँ पूरा सर्रास गोरख धंधा शुरू है और इतना बड़ा शासन की गवर्नमेंट की लूटमार शुरू है और ये सब तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर को मालूम रहने के बाद मैंने कई बार उनके साथ निवेदन दिया, फिर भी काम नहीं किया। पुलिस को तकरार दिया, फिर भी काम नहीं किया, इनके ऊपर एक्शन नहीं लिए। इसलिए मैं कोर्ट में 100 सीआरपीसी कलम 156(3) के अनुसार दाखिल किया। बल्लारपुर कोर्ट ने जो ऑर्डर पारित किया पिछले 9/5/25 को, उसमें जो प्रेजेंट हमारे विनय गौड़ा जीसी जिलाधिकारी महोदय, इनके ऊपर एट्रोसिटी गुना दाखिल करने की ऑर्डर ये किया है। उसके बाद वहाँ का बल्लार शाह का एसडीएम है, तहसीलदार है, वो मंडल अधिकारी है,
पटवारी है, ग्राम सेवक है, बीडीओ है, वहाँ का क्लर्क है, एक एडवोकेट है, जिन्होंने झूठे एफिडेविट करके जो हमारे रिश्तेदार थे उसके 1,35,77,736 रुपये हड़प करने का जो काम किया, उसमें एडवोकेट भी है जुनारकर राजेश। ये सब के ऊपर एफआईआर दाखिल करने की मैंने मांग किया और कोर्ट ने ऑर्डर पारित किया। ऑर्डर करने के बाद ये जो आरोपी है ये हाईकोर्ट जाने को ना एफआईआर क्वेश्चन के लिए या रिट याचिका दाखिल करने को ना, वहाँ पे नहीं जाते हुए ये जिला न्यायाधीश कोर्ट में गए और रिवीजन अर्ज दाखिल किए। जो रिवीजन अर्ज 26, 27, 28, 29, 33, 34 ये रिवीजन अर्ज है। जबकि एकाधिक कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने ऑर्डर करने के बाद, एफआईआर दाखिल होने के बाद, चौकसी चालू रहने के बाद रिवीजन दाखिल नहीं कर सकता। ये बड़े बड़े यहाँ के वकील लोग हैं जो 45 साल प्रैक्टिस कर चुके हैं और कर रहे हैं। जहाँ हमारे आरएसएस के मोहन भागवत साहब के छोटे बंधु रविंद्र भागवत भी है, उसके साथ कई सारे वकील हैं। तो इनको रिवीजन अर्ज टेनेबल नहीं रहते हुए दाखिल किए। जब मैंने कोर्ट में बताया कि ये रिवीजन अर्ज टेनेबल नहीं है, ये कानून के खिलाफ है और ये एफिडेविट झूठा कैसे करके दिए, इसलिए एकाधिक प्रकरण में झूठा एफिडेविट करके देना ये भी, यानी क्या झूठा एफिडेविट क्या था, वो क्या लिखा था उसमें? यानी ये जो वकील लोग थे इनको मालूम है कि ये केस रिवीजन नहीं है, टेनेबल नहीं है। इनको इतना बड़ा ज्ञान का मालूम रहने के बाद भी कोर्ट को गुमराह करके एफिडेविट करके रिवीजन टेनेबल नहीं रहने के बाद भी दाखिल किया। वो पुलिस का स्टे नहीं रहने के बाद जज ने उसको स्टे दे दिया आरोपी को, जबकि एट्रोसिटी एक्ट कलम में स्टे नहीं दे सकते, उनको जामीन नहीं है। एट्रोसिटी एक्ट सेक्शन 18A में जामीन नहीं रहने के बाद उनको जामीन दे दिए। और ये देने के लिए वकील लोगों ने जो झूठा एफिडेविट हलफनामा जो कोर्ट में दाखिल किया और वो 1,35,77,000 रुपये मिलने के लिए जो वकील लोगों ने गलत काम किया, ऐसे 18 वकील के पहले महीने एफआईआर दाखिल करने की मांग किया। फिर सीआरपीसी कलम 340 के अनुसार कोर्ट में दाखिल किया। उनकी केस वर्रा की कोर्ट में चालू रहने के बाद अभी 11 वकील इसमें है जो सीनियर वकील है। इन्होंने भी जो कोर्ट में गलत एफिडेविट करने के बाद इनके ऊपर भी खारिज करो। और मैं महाराष्ट्र गोवा बार एसोसिएशन को भी एक कंप्लेंट लिखा कि इनका सनद रद्द करो, क्योंकि ऐसे गलत काम करने वाले के 25 लाख से 5 करोड़ रुपए दंड हो सकता है वकील के ऊपर। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, कई सारे जजमेंट मैंने दाखिल किया। तो हमारे चंद्रपुर के केस दाखिल किया मैंने, केस रजिस्टर हो गई, 52 नंबर केस है। रजिस्टर होने के बाद कोर्ट ने नोटिस इशू किया। नोटिस इशू करने के बाद ये 11 भी वकील जो बौखला गए, जो अदर कास्ट से उच्च जाति के लोग हैं, बोलने में कोई तकलीफ नहीं, ब्राह्मण जाति के। तो ये बौखला जाने के बाद इन्होंने क्या किया, मीटिंग के ऊपर मीटिंग लेके 800-900 वकील के सिग्नेचर लिए और एक प्रस्ताव भेजे जज साहब को। मैंने जो मेयर को मालूम गिरा तब मैंने जज साहब को भी ये बताया कि ये 340 सीआरपीसी कलम 340 के अनुसार अगर एकाधी पक्षकार के साथ अधिवक्ता ने, वकील ने भी झूठा एफिडेविट करके देना ये भी गुनाह है। और ये गुनाह 1 आईपीसी कलम के 191, 192, 199 और 200 के अनुसार और 66 के अनुसार ये गुनाह है। इसलिए इनके ऊपर गुनाह दाखिल करने की मैंने जब मांग किया, कोर्ट ने जब नोटिस इशू किया, तब ये 800-900 वकील का सहारा लेके एक निवेदन दिए। निवेदन मेरे को मालूम करने के बाद ये वकील लोगों को भी मैंने मेरे पोस्ट में लिखा और तकरार भी दिया। अगर आपको ये कानून ही बदलना है तो जज को अधिकार नहीं है, ये कलम बदलना है 340 तो आप संसद भवन में जाओ, मोदी साहब को रिक्वेस्ट करो, अमेंडमेंट लाओ, नया अमेंडमेंट करो और इसमें ये 340 कलम रद्द करने की मांग करो। और भारतीय अभी जो नया कलम है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 379, ये कलम रद्द करो। वकील लोगों ने कुछ भी किया, गलत काम किया, कुछ भी खून, मर्डर, बलात्कार, लैंगिक अत्याचार या कुछ भी किया तो भी इनके ऊपर गुनाह दाखिल मत करो, ऐसे मोदी साहब को रिक्वेस्ट करो और वहाँ से कानून बदलाओ। जज साहब को क्या अधिकार है? तब ये केस में मेरा जब 10 तारीख को आर्गूमेंट था, मैंने 11 बजे पूरा जज को ये पूरा आर्गूमेंट बताने के बाद एट ए टाइम ये 40-50 वकील लोग वहाँ कोर्ट रूम में आए। कोर्ट रूम में आने के बाद जब मेरा 11 बजे आर्गूमेंट होने के बाद कोर्ट साहब, जो गुप्ता साहब थे, उन्होंने बोला कि 3 बजे अपन उनकी बात सुनेंगे। उनकी बात सुनने के बाद वो मेरी फाइल लेके पूरे अंदर गए, पढ़ाई किए।
बाद में आने के बाद बोले तारीख दे दी है 15 तारीख। फिर वो पूरे एक साथ जो 11 वकील थे, ये सीनियर वकील रहने के बाद भी मैंने पहले कोर्ट को बताया कि ये वकील वहाँ खड़ा रह नहीं सकते, अपनी बात रख नहीं सकते क्योंकि आरोपी है। तो इन्होंने क्या किया, अपना दूसरे वकील अपनी तरफ से खड़े कर गया 3 वकील। तो 3 वकील वहां आने को होना, या जो आरोपी है वो आने को होना। इन्होंने पूरा माहौल बना के 40-50 वकील लोग वहां लेके आए। आने के बाद वो सुन सकते थे, सुनने में कोई ये नहीं, जज के कोर्ट रूम में सुन सकते। लेकिन वहां के एक वकील ने एक में के इशारा करके मेरे को धमकी दिया वहां पे, आप वकील लोगों के ऊपर एक्शन लेते, वकील के खिलाफ केस कर दे, ऐसा कैसा कर सकते, आप बाहर निकालो, मैं बताता। ऐसे अनप शनप बात करने लगे। और ये झुंडशाही और गुंडाशाही से वकील लोगों के ऊपर भी मौका लगाने के लिए मैं पुलिस स्टेशन में तकरार दाखिल किया है। और अगर कोर्ट रूम में ऐसे जो मैंने आज तक जितने काम किए, तो पक्षकार ने मेरे को धमकी दी है, कंपनी वाले ने धमकी दी है, वो बात अलग है। लेकिन कोर्ट रूम में वकील लोग धमकी दे रहे, वो भी इतने 30-40-50 लोग कोर्ट रूम में आके। जब मेरा आर्गूमेंट में 3 बजे खड़ा हो गया, बाकी लोगों को हुआ, तो जज साहब ने उनको नेक्स्ट तारीख दिया, आप जो भी बताना है उनको बोले कि खोबरागढ़ी ने जो आक्षेप लिया है इनके ऊपर आप रिप्लाई दो। 2 मिनट में उनको खड़ा यानी ये कर दिया। तो एक साथ 50-60 वकील खड़ा रहने का मतलब क्या है, यानी आप जज के ऊपर ये बता रहे थे, एक प्रकार प्रेशर कर रहे थे। अगर मैं 11 बजे अगर नहीं बताता रहता ये पूरी बात जज साहब को, तो ये गुमराह करते थे। तो मेरा कहना है कि अगर तुमको कानून ही बदलना है, तो आप पूरे वकील मिलके चंद्रपुर जिले के नहीं, पूरे महाराष्ट्र के और पूरे महाराष्ट्र के पूरे स्टेट के वकील लोग एक हो जाओ और मोदी साहब को लिखो, अमेंडमेंट लाओ नया। अभी संसद भवन में ये 340 का कलम हटाओ, या नई कलम 379 ये हटाओ। जज वकील लोगों ने कुछ भी किया तो भी वकील के ऊपर एक्शन मत लो, ऐसा तुम ला सकते, जज के ऊपर क्यों लाने का। और जो मैं काम कर रहा हूँ वो कायदे के दायरे में रह के काम कर रहा हूँ, संविधान के माध्यम से काम कर रहा हूँ, क्योंकि इक्वल टू बिफोर लॉ आर्टिकल 14 जो कानून में सीएम रहो, पीएम रहो या डीएम रहो, ये पूरे कानून के हिसाब से बराबर है। नहीं, लेकिन अभी सवाल एक उठता है कि ये लोकतंत्र के 3 स्तंभ है जो मेन, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका पे तो आरोप हमेशा लगते ही रहते हैं, लेकिन अब न्यायपालिका पे आरोप लग रहे हैं और इस तरीके की चीजें आ रही। तो अब वो जो व्यक्ति है काम, वो क्या फिर सोच के मतलब जाएगा, क्योंकि आखिरी में तो न्यायपालिका में जाता है, उसको लगता है कि भाई यहाँ से मिलता है, उसको न्याय भी मिलता है। लेकिन इस तरीके की अगर ये चीजें जैसे आप बता रहे हैं कि अब आपको मतलब वकीलों के खिलाफ मतलब गुनाह दाखिल करना पड़ रहा है, तो ये कहाँ तक जायज़ है? सर देखिए, आज पूरा हमारे देश के लोगों का जो भरोसा है वो कानून न्यायपालिका पे, पे है, न्यायपालिका पे है, न्यायपालिका। कानून पे है, न्यायपालिका पे है। कहीं ना कहीं उनकी आशा है कि हमको न्याय हक मिलेगा करके, क्योंकि बाकी तो इसमें सब तीनों स्तंभ बिक चुके अब हैं। उसी न्यायपालिका पे आरोप भी लग रहे हैं। अभी ये बहुत बड़ी शौकान है कि मैं मेरे 30 साल के इसमें लाइफ में मैं देख रहा इतने बार कोर्ट कचहरे में जा रहा, मैं खुद आर्गूमेंट करता हूँ, लोअर कोर्ट रहो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहो, हाई कोर्ट रहो, सुप्रीम कोर्ट पर रहो, यहाँ पे मैं खुद आर्गूमेंट करता हूँ, खुद लोग जज को बताता हूँ, और खुद जज साहब मेरी बात सुनते हैं और एक्शन लेते हैं। तो ये कोर्ट में अगर ऐसे गुंडाशाही और झुंडाशाही से वकील लोग जो न्याय देने के लिए बैठे, ये कानून का अभ्यास करके, पढ़ाई करके, तो इन्होंने बात जज साहब के सामने रखना था कि खोबरागढ़ी साहब ने जो सीआरपीसी कलम 340 के अनुसार गुना दाखिल करने की मांग किया है, वो मांग रास्ता है या नहीं है, कानून में बैठती है या नहीं बैठती है, वो जज साहब को बताना था। वो मेरे को यानी कोर्ट रूम में मेरे को धमकी दे रहे हैं। आज वकील लोग, पक्षकार लोग धमकी देते हैं, ये बात अलग है, और हम सब लोग देख चुके हैं, सुन चुके हैं। लेकिन कोर्ट रूम में वकील लोग इतने बड़े एट ए टाइम 30-40 लोग वकील आना, खड़े होना, झुंडाशाही से, गुंडाशाही से मेरे को धमकी देना, वो भी जज साहब के कैबिन में। अच्छा हो गया जज साहब यानी अपने कैबिन में थे। जैसे वो जज साहब आए थे 3:35 में, वो दोपहर को जो घटना हुई, उसके बाद 3:45 को जज साहब आए। तो ये जज साहब को फिर आपने बताया है क्या? जज साहब भाई मैंने लिखे दिया है, इसके बाद कोई भी मेरी आर्गूमेंट करना है तो इन कैमरा का आर्गूमेंट करो, क्योंकि ये बता नहीं सकते, ये गुंडाशाही लोग है, ये सब वकील लोग एक धब्बा है जो लोगों को 2 तो सभी वकील थोड़ी ना वैसे होंगे। नहीं सर, सभी वकील नहीं है इसमें, जो गुंडाशाही के वकील है। मैंने इसके पहले भी बताया है, 18 वकील के खिलाफ मैंने जो ओबीसी नहीं, आज देखिए अधिकांश कई वकील तो न्याय के लिए लड़ते हैं और वो न्याय भी दिलाते हैं लोगों को। अगर ये सारे अगर गलत होते तो फिर विश्वास ही नहीं होता, लोग फिर जाते ही नहीं न्यायपालिका में। नहीं सर, वकील लोग भी कुछ अच्छे हैं,
क्योंकि इसके पहले मैंने 18 वकील साहब के खिलाफ जब मैंने 340 में केस दाखिल किया, इन्होंने कोर्ट में आए, खुद हाजिर नहीं हुए, अपने जूनियर हाजिर किए। आज भी वो मेरे सामने बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा यानी लोगों को, वकीलों को गुमराह नहीं किया या ऐसी सही की मुहिम नहीं लिया। लेकिन ये चंद्रपुर के इसमें जैसा मैंने मोहन भागवत साहब के, जो आरएसएस के सरसंघ चालक है, इनके भाई के ऊपर, रविंद्र भागवत के ऊपर जब केस दाखिल किए और उनके साथ जो 11 वकील है, इन्होंने इतना बड़ा बौखलाहट क्यों करना चाहिए? ये भी कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट को बताना चाहिए क्या गलत है क्या नहीं गलत है। वो लोगों के इसमें जाना, मीटिंग के ऊपर मीटिंग लेना, 800-900 वकील की सही लेना, सिग्नेचर लेना और कोर्ट को बताना, इसका मतलब क्या है? क्या यार वजह रहे तुम 45 साल फिर प्रैक्टिस क्या की है? कौन सी प्रैक्टिस की है? क्या कानून पढ़ा है? तुम कानून से लड़ाई कानून से करना चाहिए। मैं तो विद्यार्थी हूँ लॉ का, अभी तक मेरी तो सनदानी के लॉ पूरा होने का है, तो भी मैं कोर्ट में बात रख रहा हूँ। तुम इतने बड़े ज्येष्ठ वकील रहने के बाद, विद्वान वकील रहने के बाद, 45 साल तुम प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर तुम ऐसे सहारा लेते बाकी वकीलों का, और ये एक प्रकार तुम कोर्ट के ऊपर एक दबाव निर्माण करने का काम कर रहे, इसका मतलब क्या है? यानी तुम लोगों को, यानी आज तक जो 10-10, 20-20 साल उनको न्याय नहीं देते, गुमराह करते, तो यही हो रहा है। तो ये जो कोर्ट में जो पेंडेंसी पड़ी हुई है इतने केसों की, तो क्या वजह मानते हैं, यही वजह है क्या? सर यही वजह है कि ये हमारे जो कुछ वकील लोग हैं, इनके यहाँ अगर एकाधिक केस डाला तो 20-20 साल निकाल नहीं लगते। मेरी केस एक मेरी पर्सनल केस है, जो मैं खुद कोर्ट के साथ झगड़ा करता हूँ और कोर्ट में पूरी बात बता के मैं एविडेंस के साथ करता, तो मेरे 3 दिन में या 7 दिन में मेरे निकाल लगते हैं। लेकिन मेरी खुद की केस एक वकील को दिया है तो 20 साल हो गए, अभी तक निकाल नहीं दिया, तारीख के ऊपर तारीख। यानी जब मैं वहाँ पे हैरान हूँ, आम लोग कितने हैरान होंगे। यानी वकील लोगों का काम क्या है? फिर उनको न्याय देने का काम है, तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, ये क्या नाटक है? इसलिए ये भारत के अंदर इतना बड़ा विलंब होता है। अभी एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, भारत सरकार की ओर से आए, 18,000 एट्रोसिटी के केस पेंडिंग है महाराष्ट्र के अंदर। एक लेटेस्ट उदाहरण मेरा है, अगर कोर्ट एट्रोसिटी एक्ट में गुना दाखिल करता है कलेक्टर के ऊपर, जो मिस्टर विनय गौड़ा जीसी अभी प्रेजेंट कलेक्टर है, प्रेजेंट तहसीलदार जो है, इनके ऊपर जब एट्रोसिटी गुना दाखिल करता है, कोर्ट दाखिल करता है गुना दाखिल, और दूसरा कोर्ट उनको बेघर सुना, कानून में लिखा है 18A के अनुसार कि बेल देना नहीं चाहिए उनको एफआर होने के बाद। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना साहब कि SC ST जो अपना एट्रोसिटी एक्ट का गलत फायदा भी लोग उठाते हैं, लोग लगाते हैं, लेकिन पता लगता है कि वो किसी अब ठीक है आपका मामला अलग होगा, लेकिन कई ऐसी चीजें आती हैं सामने भी कि लोग उसका मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से एट्रोसिटी एक्ट का, कि किसी बेगुनाह को भी फंसा देते हैं और फिर जबरदस्ती उसका भय दिखाते हैं। सर एट्रोसिटी एक्ट ये सब कानून से बड़ा कानून है और पावरफुल कानून है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत भी इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि जिनके ऊपर अनुसूचित जाति जमाती के लोगों के ऊपर अगर अन्याय अत्याचार होता है, वो पीड़ित व्यक्ति है, तो उन्होंने तकरार देते समय, तकरार में जो मेन तकरार रहती है, तो जिस दिन कुछ घटना घटती है, वो दिन, वो तारीख, वो महीना, वो टाइम, कितने बजे, कितने मिनट में, कितने सेकंड में क्या हुआ, वो घटनाक्रम में आना चाहिए। तकरार में क्या बोला उसने, अगले आदमी ने, वो भी शब्द इसमें आना चाहिए। तो ये अगर इतने बातें आती वहाँ पे, दिन, ठिकान, दिनांक, वो घटना कितने बजे, कितने मिनट में, कितने सेकंड में, तो ये अगर घटनाक्रम में तकरार में आती तो कोई भी, मेरा चैलेंज है, एक भी आरोपी छूट नहीं सकता। होता क्या है, हमारे लोग ये डालते नहीं तकरार में, दिन भी नहीं डालते, तारीख भी नहीं डालते, कुछ घटनाक्रम ये टाइम नहीं डालते, तो अपोजिट जो वकील रहता जब आर्गुमेंट में आता, तब वो पूछता है कि ये घटना कब की है, कितने बजे हुई, कितने टाइम पे हुई, वो कौन से कपड़े पहन के था, याद नहीं रहता, तो वो बोलता है याद नहीं है, कितने बजे हुआ वो याद नहीं है। तब वो एक ही पॉइंट में जज को बताता, सर देखो, बोलते इसको कुछ याद नहीं है, बोगस तकरार दाखिल किए, और ये वो छूट जाता है। अच्छा, इसलिए ये भारत सारी वजह में भी 99 ये पीड़ित लोग हैं एट्रोसिटी एक्ट में, ऐसे कोर्ट में छूट जाते हैं।
अच्छा। तो मेरे ये आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई भी तकरार अगर किसी पीड़ित के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो आप वो तारीख लिखो, महीना लिखो, दिन लिखो, कितने बजे, कितने टाइम में, कितने मिनट में, कितने सेकंड में घटना हुई, कहाँ पे हुई, कौन साक्षीदार था और उसने क्या बोला है, कौन सी भाषा यूज किया है, वो भाषा अपने तकरार में यूज करो। और अगर ऐसी तकरार आती है तो पुलिस भी एट ए टाइम वो तकरार एफआईआर दाखिल नहीं, करता लेकिन है। कई बार तो ठीक है, आपने बताया कि उनको याद नहीं, लेकिन वो कंप्रोमाइज भी कर लेता है ना फिर। क्यों कर ऐसे लेता है सर कंप्रोमाइज? बहुत सारे ऐसे तो लोग हैं। उससे क्या होता है कि फिर लोगों को लगता है कि गलत इस्तेमाल हो रहा है एट्रोसिटी एक्ट का। तो अब जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जब कानून बनाने वालों ने इतना बड़ा पावर दिया है, तो अब लोग ही इसका मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अधिकतर ही होता होगा, क्योंकि लोग कई अब ऐसी घटनाएं सामने आ रही कि दलितों पे अत्याचार हो रहा है, तो वहां पर ये जायज भी है। लेकिन सवाल उठता है, कुछ ऐसे भी हैं कि वो गलत उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ लोग SC ST के लोगों को सामने लाकर उसका मतलब इस्तेमाल करते हैं अपना फायदा लेने के लिए। सर कैसे है, आप हर एक गांव में जाके देखेंगे तो गिने चुने अपने SC ST के लोग रहते हैं, 2 4 घर, 5 10 घर ऐसे रहते हैं। और ज़्यादा जो है हिंदू समाज के मकान रहते हैं। अगर गलती से ऐसा कुछ हुआ पीड़ित व्यक्ति के ऊपर, तो अगर इसने हिम्मत किया तो बाकी के जो समाज है उसके ऊपर बहिष्कार डालते हैं या उसको किडनैप करने की मांग ये करते हैं या आमदार खासदार से प्रेशर करते हैं, मिनिस्टर से प्रेशर आता है। तो ये प्रेशर से पहली बात तो थानेदार एफआईआर दाखिल नहीं करता। एक आधी बार एक आधी थानेदार ने हिम्मत किया और एफआईआर दाखिल किया तो फिर ये लोग गुंडे लगाते हैं, कुछ उसके रिलेटिव को ब्लैकमेल करते हैं या उसको किडनैप करते हैं या केस पीछे लेने को धमकाते हैं। तो कई सारे ऐसे केसेस भी आ रहे। तो ये 2 4 जो मकान रहते हैं एक आधी गांव में, तो वो लोग क्या करेंगे, वो डर के मारे एक तो पीछे ले लेते हैं। एक आधी रहता मेरा जैसा हिम्मतवान कि जो आमदार को मानता नहीं, खासदार को नहीं, जज को नहीं और वकील को नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। संविधान अपने साथ है, मीडिया अपने साथ है, फिर डरने की क्या बात है। इसलिए एक आधी आदमी ऐसा रहता कि जो हिम्मत करता है और अकेले वन मैन शो पूरा आज क्या कर सकता है कानून के अनुसार। और ये तो भारत के संविधान के अनुसार ये मैंने पूरा भारत को, पूरे महाराष्ट्र ने हमारे पूरे भारत को बता दिया है कि ये कानून के सामने सब समान है। संविधान पढ़ो, संविधान को जागो, संविधान की अमल बजावनी करो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी, चीफ जस्टिस माननीय जो हमारे तत्कालीन चंद्रचूड़ साहब थे, इन्होंने भी एक कई बार भाषण दिया है कि संविधान की अगर आप अमल बजावनी करेंगे तो आपको बाल विवाह का कोई कर नहीं सकता। एविडेंस है, उन्होंने जी। दिया है, पेपर में आते हैं। सबसे बड़ा संविधान है और संविधान के दायरे में रह के अगर ये कुछ किए तो जैसा मैं कर रहा हूँ, तो वैसे अगर देश में हर एक जिले में, मैं तो चाहता हूँ कि हर एक तालुका में विनोद खोब्रागड़े होना चाहिए, हर एक जिले में विनोद खोब्रागड़े होना चाहिए। क्योंकि ये अकेला का काम नहीं है, मैं तो अकेला अभी शासन प्रशासन से लड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन ये हर एक जिले में, हर एक तालुका में, हर एक भारत के अंदर ऐसे अगर ये आपके वीडियो देख के अगर लोग ये हौसला बढ़ा गए और ये अभी कानून के एक माध्यम आखिरी से। आखिरी सवाल ये है कि अभी आपने जो इतने सारे वकीलों का मतलब एडवोकेट्स का मतलब गुनाह दाखिल किया कोर्ट में, कोई दबाव या फिर धमकी मिली आपको? सर अभी जब मेरे को बाहर से तो नहीं मिली, लेकिन कोर्ट के अंदर है जब वकील लोग मेरे को धमकी दे रहे, बाहर निकालो हम देख लेंगे करके। उसमें से कई सारे वकील के खिलाफ मैंने अभी एट्रोसिटी का गुना दाखिल करने की और मौका अंतर्गत गुना दाखिल करने की मांग भी किया। मैंने पुलिस स्टेशन में तकरार दिया है, न्यायाधीश को मैंने एक तकरार दिया है कि इसके बाद मेरी कोई भी कंप्लेंट इन तो नहीं, कैमरा तो आपको ये क्या करो। लगता है कि जब ये इस प्रकार से मतलब ये लोग धमकाते हैं, तो ये औरों को भी धमकाते होंगे और बराबर है, और दूसरे केसों में? बिल्कुल बराबर है सर। जब मेरे जैसे आदमी को अगर ये लोग कोर्ट के अंदर धमका सकते हैं वकील लोग, तो बाहर कितना धमकाते होंगे। ये तो पूरा गुंडाशाही यानी झुंडेशाही काम कर रहे हैं। अगर वकील लोग न्याय देने के बजाय ऐसे अगर झुंडेशाही गुंडाशाही के माध्यम से अगर धमकाने लगे तो देश के न्याय प्रणाली में जो लोगों का विश्वास है वो तो उड़ जाएगा। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से भी कहना है कि ये ऐसे वकील लोगों की सनद रद्द करने की जो मैंने मांग की है, लेकिन जज साहब ने भी एक्शन लेने को ना। क्योंकि कोर्ट के सामने, कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम में अगर ऐसे
वकील लोग धमकी देना पक्षकार को, ये बहुत बड़ा गलत है। ये दखलपात्र गुनाह होता है, दखलपात्र गुनाह है क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वकील के ऊपर जो गिने चुने वकील के ऊपर जो हमारा भरोसा है, सभी वकील ऐसे नहीं है, कुछ ना वकील लोग तो अच्छे भी काम कर अच्छे रहे हैं वकील है, कुछ बिना, अभी मेरे ही है सुप्रीम कोर्ट में वकील है, चार चार वकील है। एक हमारे पटना के वकील है नागेंद्र राय, अपने राजस्थान के वकील है गुप्ता साहब, झारखंड के वकील है मनोज गोरकेला साहब, दिल्ली के वकील साहब है मेरे जो मृदुला भारद्वाज, मेरे भी चार चार वकील है। महाराष्ट्र का एक भी वकील नहीं काम कर रहे, कम पैसे से काम कर रहे, और इनके भरोसे मैं आज सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई कर रहा हूँ इतने बड़े। मैं चाहता तो महाराष्ट्र के भी वकील कर सकता था, लेकिन भरोसामंद नहीं है। कई सारे क्या वकील लोगों क्या ने मेरे क्या को धोखा दिया है। क्या वजह मानते हैं कि आपको यहाँ के वकीलों पे भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, कई सारे वकील, मेरे जीपीएफ का पैसा निकाल के मैंने कोर्ट वो वकील लोगों को दिया है। 1 लाख रुपए फी बोले तो 1 लाख रुपए फी मैंने दिया है, लेकिन जब वो सेटिंग किए और पूरे कुछ 40-50 लाख के रुपए के लिए खुद को बेच दिए, तब मेरा वकील के लोगों का महाराष्ट्र के विश्वास उड़ गया। तो यही कुछ वजह लोग- थी कि आप खुद अब वकालत सीख रहे हैं? यही है कि मेरी वकालत तो मैं अभी सीख रहा हूँ, लेकिन इसके पहले 30 साल से मैं खुद ही काम कर रहा हूँ, खुद आर्गूमेंट कर रहा हूँ, खुद ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ, खुद कोर्ट में जाके बात बताता हूँ। क्योंकि इस कानून में लिखा है, सीआरपीसी कलम 190C में एनी अदर पर्सन, एक तो जज खुद एक्शन ले सकता है सुमोटो, एक तो पुलिस एक्शन ले सकता है, नहीं तो आम नागरिक भी इन पर्सन 190C के अनुसार कोर्ट में जा सकता है, कोई वकील की जरूरत नहीं। और मैं खुद पछताया आज तक, कई लाखों रुपए वकील को देके। जब इतने बड़े कानून में लिखा है और अपन खुद कर सकते हैं, खुद की बात अपन खुद आर्गूमेंट करके जज साहब को बता सकते हैं, और इतने मैं खुद बता रहा हूँ, इसलिए मेरे आप फाइल देख सकते हैं, पूरे 7 दिन या 15 दिन में फाइलों मेरी का एकदम संग्रह इनके पास रखा पूरे हुआ है। रिजल्ट लगते हैं। 3 दिन या 7 दिन में मेरे रिजल्ट लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक आधे महीने में। और यही अगर बात मैं कोर्ट में जाता था, वकील करता था, 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 साल मेरी निकलने लगते थे। इसलिए मेरे मीडिया के माध्यम से भी चाहना था, तो आप वकील साहब के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कुछ वकील लोग साहब अच्छे हैं, लेकिन खुद संविधान की भी पढ़ाई करो, खुद जानकारी अपन भी खुद रखो, और अपना बचाव अपन कैसा खुद कर सकते हैं। अगर वकील एट ए टाइम अगर नहीं मिला, तो अपन खुद की बात जज साहब के सामने बता के अपन वहाँ पे निर्दोष कैसे है वो बता सकते हैं। इसलिए संविधान पढ़ना जरूरी है। तो ये लगातार मैं आपको बता दूं कि खोबरागढ़ जी लगातार मतलब आदिवासियों की और जो शोषित तो पीड़ित है जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के होंगे, उनकी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी जो हाल ही में मतलब जो आदिवासियों की जो बता रहे हैं कि 1942 साल हो गया शायद वो उनके अधिकार 42 साल से 42 साल हो गया अधिकार नहीं मतलब मिल नहीं पाया उनको आदिवासियों को, और बेचारे इधर भटक रहे हैं। उनकी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, और उसमें न जाने कितनी समस्याएं उनको आ रही हैं, कितनी बाधाएं आ रही हैं, उसके बावजूद भी ये अपना जो काम है ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। और लगातार मतलब जैसे कि बता रहे हैं कि इसमें कलेक्टर हो गया या फिर कोई भी और भी मतलब अधिकारी हो गया, इन पे भी उन्होंने गुनाह दाखिल किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको उसमें भी लगा है कि इन्होंने गलत किया है। साथ में ये भी बता दूं आपको कि ये लोक सेवक रहते हुए, मतलब लोक सेवक अभी गवर्नमेंट जॉब पर हैं, और जॉब पर रहते हुए ये सारी चीज कर रहे हैं। और कोर्ट में जब जाते हैं कोई केस लगाने, तो सबसे पहले वो सरकार से परमिशन भी लेते हैं अपने डिपार्टमेंट से, क्योंकि रूल्स में शायद नहीं है कि आप जॉब में रहते हुए सीधे मतलब वहां पर चले जाए। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो सीधे उठा के मतलब अपने अधिकारियों को भी नहीं बताते, अपने डिपार्टमेंट को भी नहीं बताते, सीधे कंप्लेंट करने जाते हैं। लेकिन ये गलत तरीका है। आपको पूरा प्रॉपर चैनल जो चलना चाहिए वो खोबरागढ़ जी मतलब कर रहे हैं, और ये मतलब उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो खोबरागढ़ जी का ये काम मतलब अच्छा है, जो मतलब अभी तक जो लगातार आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप आदिवासियों के साथ साथ और भी जो बेचारे जो पीड़ित हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हैं, उनकी भी लड़ाई लड़िए। क्योंकि ऐसे अगर एक वर्ग के लिए लड़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि नहीं, ठीक उनकी भी जरूरत है कि उनको होना चाहिए, लेकिन और भी बेचारे ऐसे होंगे, चाहे वो जब किसी भी जाति या धर्म से हो, उनकी भी लड़ाई लड़िए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आप इसी तरह का आगे बढ़ते रहें और लोगों को न्याय दिलाते रहें। तो ये छोटी सी पेशकश थी, आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये खबरें लोगों तक पहुँचे। हम इसी तरह की खबरें आप तक लेके आएंगे बहुत जल्द, और लगातार
हमारा ये सिलसिला जारी है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय भीम, जय जोहार, जय सेवा। जय भीम, जय सेवा।